देहरादून में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान और पुस्तक मेले का किया गया आयोजन में प्रदेश के 18 साहित्यकारों को किया गया सम्मानित। कैबिनेट बैठक में एकल महिला स्वरोजगार योजना को दी गई मंजूरी। योजना के तहत अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 को दी मंजूरी। योजना के तहत धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें होंगी बंद। बागेश्वर में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन जारी। 13 दिनों में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण। कपकोट में पुलिस पर ग्रामीण के साथ मारपीट का मामला। 112 की सूचना के बाद ग्रामीण को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। बागेश्वर में गुलदार का आतंक। घर में घुसकर महिला और बेटी पर किया हमला। वन विभाग ने गुलदार को किया रेस्क्यू। हल्द्वानी में परिवहन विभाग की ऑटो और ई रिक्शा के खिलाफ सख्ती। 20 वाहनों के चालान और 11 ऑटो ई रिक्शा के किए गए सीज। सितारगंज में ग्रामीणों ने आरसीएल कंपनी द्वारा किए जा रहे मिट्टी खनन को रोकने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खनन से बाढ़ और कटाव का खतरा। हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर लगाने की हुई शुरुआत। मेयर गजराज सिंह बिष्ट के आवास पर लगा पहला मीटर। पहले चरण में उत्तराखंड में 6 लाख लगेंगे स्मार्ट मीटर। और पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा जल्द। दौरे को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारियां। पीएम मोदी के आगमन मार्ग से हटाई जा रही बर्फ। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करेंगे। दरअसल रुड़की में नेहरू स्टेडियम में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का आयोजन 4 से 6 मार्च 2025 तक किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में डीआरडीओ, इसरो, टीएचडीसी, भारतीय मानक ब्यूरो सहित कई केंद्रीय एजेंसियां, राज्य विभाग और स्वयं सहायता समूह अपने स्टॉल लगा रहे हैं, जो सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और नवाचारों को प्रदर्शित करेंगे। ये प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक के भारत के विजन को स्पष्ट करता है। 2047 तक प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए और इसी विजन को यहां पर प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड को भी अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। 4 मार्च से 6 मार्च तक ये प्रदर्शनी चलने वाली है और जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे तो इस प्रदर्शनी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। इतना ही नहीं, बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा भी विभिन्न स्टॉलों को लगाकर उनको प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा गया है, जो उत्तराखंड में आज मजबूत हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त शब्दों में यदि कहूं तो न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश को मिल रही उपलब्धियों को उजागर कर रही है, बल्कि आगामी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता से जन जन को जोड़ने का काम कर रही है। जन गण मन को आगे लेकर विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारा राष्ट्र जो प्राचीन काल से ज्ञान, विज्ञान और कला और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पुनः अपने ऐतिहासिक गौरव को प्राप्त करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, वैश्विक रूप से भारत की पहचान बढ़ रही है। भारत अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी को प्रत्येक क्षेत्र में मोदी जी ने भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए
आगामी 2047 का जो भारत का विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की जो यात्रा है उसे प्रारंभ किया है। उसमें अनेकों उपलब्धियां हमारे देश को प्राप्त हो चुकी हैं। आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान, शोध, उत्पादन और तकनीकी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। नित नए आयाम गढ़ने का काम कर रहा है, नित नई उपलब्धियां हासिल करने का काम कर रहा है। इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके साथ ही आज भारतवर्ष विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ ही वैश्विक स्तर पर भी आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आज हमारी सेना आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ रही है। सामरिक क्षेत्र में आज मजबूती से भारत का कद वैश्विक स्तर पर निरंतर ऊपर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अनेक योजनाएं जिसमें हर गरीब का कल्याण सुनिश्चित किया गया है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत और गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू करके देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम देश की आजादी के बाद किसी के नेतृत्व में हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के तो बेहद खास प्रदर्शनी है ये, क्योंकि भारत के विकसित राष्ट्र को बनने के विजन को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और साथ ही साथ विकसित राज्य तब बनता है जब राज्यों की भूमिका अहम हो जाती है। उत्तराखंड किस तरह से विकसित हो उसकी संकल्पना भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास हो रहा है। आइए सीधे आपको रुड़की के लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अमित चौहान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और आइए सीधे अमित, खास तौर पर ये जो प्रदर्शनी है वो एक विजन को दर्शाती है। वो विजन जो हमारे देश को आने वाले 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर देता है। और उत्तराखंड की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कितनी खास है ये प्रदर्शनी? बिल्कुल आपने सही कहा। और इस प्रदर्शनी को आज सूबे के मुखिया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। महा एग्जीबिशन इसको नाम दिया गया। विकसित भारत और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं उनका भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। साथ साथ में राज्य उत्तराखंड सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसी कड़ी में हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी मौजूद हैं। हमसे उनसे जानेंगे। और महत्वपूर्ण एक प्रदर्शनी है रुड़की के लिए, शिक्षा नगरी के लिए, और दूर दराज से यहाँ पर लोग पहुंच रहे, छात्र छात्राएं पहुंच रहे। महत्वपूर्ण भूमिका उसमें जो रही है नरेश बंसल जी की रही है। बात करेंगे नरेश बंसल जी से, किस तरह का ये अपनी प्रदर्शनी दर्शा रही है उत्तराखंड सरकार की योजनाओं, इस तरह का प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो प्रगतिशील योजनाएं हैं, ये जिसका थीम है विकसित भारत विकसित उत्तराखंड, उसको ये प्रदर्शित कर रही है। और बड़ी मात्रा में सुबह से कॉलेज के छात्र छात्राएं और यहाँ के नागरिक इसका अवलोकन कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी जी और पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान क्षेत्रीय सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ सभी विधायक, सांसद, मेयर, प्रतिनिधियों ने इसका आज उद्घाटन किया है। उद्घाटन के समय भी हजारों की संख्या में नागरिक और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बड़ी मात्रा में बड़े उत्साहजनक ढंग से लोग उस प्रदर्शनी का आनंद ले रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। बहुत ही शिक्षाप्रद प्रदर्शनी है क्योंकि इसमें इसरो के, DRDO के, रेलवे के स्टॉल लगे हैं। जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है उनके बारे में वो छात्रों को प्रबोधित कर रहे हैं, उनका प्रबोधन कर रहे हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक प्रदर्शनी। 8 मार्च को महिला दिवस है, उस पर महिलाओं के लिए भी यहाँ पर काफी स्थान के कार्यक्रम उठाए गए, चाहे स्वयं सहायता समूह स्वयं सहायता समूह ने भी अपने स्टॉल लगाए थे। 8 तारीख को महिला शक्ति दिवस है। महिलाओं के अनेक स्टार्टअप यहाँ पर लगे हैं, जैसे अरोमा कैंडल्स का है और है बहुत सारे जो महिलाएं ही उन स्टार्टअप को चला रही है। तो इस दिवस पर मैं महिला शक्ति का सम्मान करते हुए उन सबका अभिनंदन करता हूं। और भारत की
जो प्रगति की यात्रा है 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो इस आधी आबादी को भी पूरी तरह से आर्थिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभानी है और वो निरंतर उनकी भूमिका आगे बढ़ रही है। मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। अमित जी, और क्या आप कुछ जानना चाहेंगे? बिल्कुल, जरा अमित आप नरेश जी से पूछिए, क्योंकि जब हम विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की बात करते हैं तो युवाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है उस विकसित तस्वीर को सामने लाने में। और जैसा कि नरेश जी ने अभी बताया कि कॉलेज के स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ रहे हैं, 65% आबादी युवा भी है। ये कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, ये जो भूमिका युवा निभाने वाले हैं और युवाओं का इस प्रदर्शनी के प्रति जो लगाव देखने को मिल रहा है, वो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं नरेश जी? निश्चित रूप से आज का युवा ही 2047 के भारत का निर्माण करने का प्रमुख रूप से अंग है। और हम तो संकल्प को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से संकल्प को पूरा करना ये युवा पीढ़ी के ऊपर है। 2047 में आज की जो युवा पीढ़ी है वो प्रौढ़ अवस्था में होगी और जो नए नए स्टार्टअप हैं, यहाँ पर ड्रोन के स्टार्टअप हैं, इसरो के स्टार्टअप हैं, DRDO के स्टार्टअप हैं, एग्रीकल्चर के स्टार्टअप हैं, हैंडीक्राफ्ट के स्टार्टअप हैं, उन सबको युवा बड़ी रुचि के साथ देख रहे हैं। और युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रदर्शनी युवा छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत लाभकारी है। नरेश जी, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम युवाओं को जोड़ते हैं तो उनके लिए जो ईज होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। और इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ध्यान दिया है। अब जब ये स्टार्टअप्स आएंगे तो वो कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे आकर्षित होकर युवा उत्तराखंड में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए आगे आ सकते हैं? सरकार की तरफ से उन्हें क्या क्या भरोसा मिलेगा, क्या क्या उम्मीदें उनके लिए होगी सरकार की तरफ से सहयोग के रूप में? सरकार की ओर से नए स्टार्टअप्स को पूरे प्रोत्साहन है, केंद्र सरकार के भी प्रोत्साहन है, क्योंकि जब से मोदी जी की सरकार आई है और उन्होंने 2047 का संकल्प रखा है, तो उसकी जो नींव है वो स्टार्टअप है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और स्टार्टअप के माध्यम से, क्योंकि जब 2014 में केवल 350 स्टार्टअप थे, आज 1,57,000 से ज्यादा स्टार्टअप है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है जिसको युवा चला रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। और स्टार्टअप की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। जो भी स्टार्टअप लगता है उसके माध्यम से अनेक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं और रोजगार में सबकी सहभागिता बढ़ती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। और अमित जी, क्योंकि आपके साथ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे और भी अतिथि वहाँ मौजूद हैं, उनके मन में इस चीज़ को लेकर क्या चल रहा है, ये जो खास प्रदर्शनी है, ये जो आयोजन है, और क्या वहाँ से विशेष जानकारी? बिल्कुल लावनी जी, अभी हम यहाँ पे दुष्यंत गौतम जी भी हैं और कई दिग्गज मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह भगत सिंह कोश्यारी जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे और तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका आवाजाही यहाँ पर निरंतर चल रही है। अभी मैं जो है दुष्यंत गौतम जी जो है सुदर्शन से जुड़ने जा रहे हैं, तो मैं अभी चूंकि अभी लोग बाहर विजिट कर रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा। आप मुझे भी अगर थोड़ा सा संभव हो सके अमित, आप बता सके, क्योंकि आपके इर्द गिर्द हम बहुत सारी तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों का जो ये जुड़ाव है, और जैसा कि अभी नरेश जी बता भी रहे थे, युवा बहुत ज्यादा वहां पर प्रभावी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस विकास के इस पूरी गाथा में। और युवाओं का ही वहां पर सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि हुजूम उमड़ा हुआ है। आपने अगर चंद युवाओं से बात की हो तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस प्रदर्शनी को लेकर? अगर आपसे कुछ युवाओं ने अपनी मन की बात साझा की हो तो उसे साझा करिए हमारे दर्शकों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, इसरो मैं यहाँ पे जो स्टार्टअप लगाया हुआ है, कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कहूँगा संभव हो तो बात कीजिए उनसे, संभव हो तो बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सटेंशन का जो ये लगा है क्या है, सब बात डाल दीजिए हमारे सामने। भारत सरकार के भी कुछ लोग यहाँ पर है, रक्षा मंत्रालय से मेरे साथ में जुड़ने जा रहे हैं। मैं कैमरा से सामने आए, बात करें जी। बताइए सर, किस तरह का? मेरा नाम मनदीप सिंह बत्रा है, मैं DRDO देहरादून से आया। बेसिकली हम DRDO से आए हैं। DRDO की बेसिकली ऑल ओवर इंडिया काफी सारी लैब है। हम लोग देहरादून की लैब से आए हैं। तो हमारे यहाँ से 2 लैब ने पार्टिसिपेट किया है। एक लैब है IRD जो बेसिकली थर्मल ऑप्टिक्स और थर्मल इमेजिंग पे काम करती है, और एक लैब है D जो काम करती है इलेक्ट्रॉनिक्स पे। बेसिकली हमारा दिखाने का उद्देश्य ये है, यहाँ पर जो हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट है जो इंडिया बना रहा है, भारत अपनी क्षमता के हिसाब से बना रहा है, वो हम डिस्प्ले करें ताकि जनता को पता लगे कि हमारे मतलब भारत में जो है टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। अब हमें विदेशों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है।
तो हमारा बेसिकली यहाँ दिखाने का उद्देश्य है कि जहाँ हमें होलोग्राफिक साइट लाए हैं, एक नाइट साइट लाए हैं और एक है ड्राइवर नाइट साइट है जो कि टैंक के ऊपर माउंट होती है। और साथ ही डील से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, जहाँ पर ये बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता है। वहाँ पे एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी जो केवल आर्मी या फिर एयरफोर्स को दी जाती है। बिल्कुल हम समझ सकते हैं। अमित, खास बात बताई उन्होंने कि जब मौसम अनुकूल नहीं होता और ऐसे समय में जो हमारे जवान हैं उनको किस तरीके से सीमा सुरक्षा को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो कैसे प्राप्त हो, उससे लेकर अनुसंधान हो रहा है और तकनीकी का पूरी तरीके से यहाँ पर बेहतर योगदान देने का प्रयास किया जा रहा है। एक बेहतर प्रदर्शनी। अमित, मैं आपके पास आऊंगी, जैसे ही दुष्यंत गौतम जी आपके साथ जुड़ते हैं हम पुनः आपके पास आएंगे। लेकिन आइए, क्योंकि कुछ और खबरें हैं जो इंतजार कर रही हैं उत्तराखंड के दर्शकों का। तो उत्तराखंड से ही भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्य और गौरव सम्मान और पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस समारोह में 18 साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान भी दिया गया है, सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से, साहित्य गौरव सम्मान से, ये सम्मान उन साहित्यकारों को दिया गया है जिन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं, साहित्य और उत्तराखंड आंदोलन में अहम योगदान दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने साहित्यकारों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भाषा और साहित्य किसी भी राज्य की संस्कृति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार कर रही है। वहीं सीएम ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भाषा संरक्षण और संवर्धन में साहित्यकारों की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके तहत उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। आप लेखक हैं, फिल्म और वृत्त चित्र लेखन में आपको महारत हासिल है। आपके उज्जवल भविष्य की इधर कैबिनेट बैठक में एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिस पर महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी। इस योजना के तहत अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें 75% सब्सिडी होगी और लाभार्थी को सिर्फ 25% राशि ही लगानी होगी। पहले साल 2000 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। योजनाओं का जियो जल्द ही जारी हो जाएगा और जरूरत के अनुसार लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। हमारे प्रदेश की जो एकल महिलाएं हैं, जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है। और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा। उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी। और निश्चित रूप से ये इसकी एक लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की धनराशि अंतिम रखी गई है। और इसके साथ ही हम पूरे प्रदेश भर की प्रथम 2025-26 का हमारा लक्ष्य है कि लगभग 2000 महिलाएं पूरे प्रदेश भर की इससे लाभान्वित की जाएंगी और इसके फीडबैक के साथ में आने वाले समय में बढ़ोतरी भी की जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि एकल महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के दृष्टिकोण से ये योजना बहुत कारगर सिद्ध होने जा रही है। इससे पहले महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना संचालित है, लेकिन एकल महिला को लेकर बिल्कुल केंद्रित होकर इस प्रकार की योजना महिला सशक्तिकरण विभाग शुभारंभ करने जा रहा है।
है। आज कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद में बहुत जल्द हम इसका जियो जारी करेंगे, बहुत जल्द हम इसकी विज्ञप्ति जारी करेंगे और निश्चित रूप से एकल की महिलाएं भी जो एकल महिला होंगी वो भी अपनी आर्थिक रूप से अपनी आजीविका या जीविकोपार्जन के लिए वो स्ट्रेंथन हो पाएंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। एकल महिला स्वरोजगार योजना को लेकर आपने जानकारी ले ली और अब उत्तराखंड सरकार नई आबकारी नीति 2025 भी ला रही है। इसे मंजूरी दे दी गई है और इसके तहत धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें नहीं चलेंगी। शराब की दुकानें धार्मिक स्थलों के पास से बंद कर दी जाएंगी। एमआरपी से ज्यादा कीमत लेने पर लाइसेंस रद्द हो जाएगा और थोक शराब लाइसेंस सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी उद्योग को 15 साल तक टैक्स में छूट का भी प्रावधान किया गया है। आबकारी विभाग का 5060 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य तय किया गया है। वहीं सरकार ने शराब बिक्री में पारदर्शिता और अवैध कारोबार पर सख्ती का संकल्प लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि यह फैसला उत्तराखंड में शराब नीति को अधिक सख्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करने से सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान होगा। एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान उपभोक्ताओं के हित में है और इससे ओवर चार्जिंग पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा थोक शराब लाइसेंस सिर्फ स्थानीय निवासियों को देने का निर्णय राज्य के लोगों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी उद्योग को 15 साल की टैक्स छूट देना भी स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और पर्यटन को आकर्षित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। सरकार द्वारा तय किए गए 5060 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य से यह स्पष्ट है कि नई नीति राजस्व बढ़ाने के साथ ही साथ अवैध शराब कारोबार पर भी नियंत्रण करेगी। देखना यह होगा कि इस नीति के क्रियान्वयन में कितना प्रभावी नियंत्रण और निगरानी सुनिश्चित की जाती है। इधर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। काफली कमेड़ा गांव के ग्रामीण पिछले 13 साल से सड़क पुनर्निर्माण की मांग को लेकर आंदोलनरत है। प्रशासन द्वारा कई दौर की वार्ता की गई, लेकिन ग्रामीणों ने केवल आश्वासन मानने से इनकार कर दिया है। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूर्व विधायक ललित परसवाण ने भी ग्रामीणों का समर्थन किया है। महिलाओं से स्थानीय भाषा में आंदोलन को तेज करने की अपील भी की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि वो सिर्फ कागजी विकास नहीं बल्कि वास्तविक विकास चाहते हैं। आंदोलन के और तेज होने की इससे संभावना बढ़ गई है। वहीं बागेश्वर जिले के कपकोट में पुलिस पर ग्रामीण उत्तम सिंह के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने जिलाधिकारी आशीष भटगाई और पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के से शिकायत दर्ज कराई है। उत्तम सिंह का कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते उनके बेटे ने 112 पर सूचना दी थी। पुलिस घर पहुंची और उन्हें पीटते हुए थाने ले गई। उनकी मां ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने तो कपकोट में पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा है और इसे लेकर बड़े अधिकारियों को शिकायत भी दर्ज की गई है। बागेश्वर जिले में गुलदार की दहशत बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी इसकी धमक महसूस की जा रही है। ताजा घटना बिलोना के समीप ग्राम कफूनी की है, जहां बीती रात एक गुलदार ने एक घर की रसोई में घुसकर एक महिला और उसकी बेटी पर हमला किया। परिवार के अन्य सदस्यों ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह से महिला और उसकी बेटी को गुलदार के चंगुल से बचा लिया। बाहर निकलने की कोशिश में गुलदार घर के बाहर बने चूल्हे में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को रेस्क्यू कर लिया। घायल महिला को जिला अस्पताल बागेश्वर में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में डर और दहशत बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की तरफ से गश्ती बढ़ाने और उचित कदम उठाने की मांग भी ग्रामीणों ने की है।
और ये बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने ऑटो और ई रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को काला ढूंगी रोड पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और आरटीओ प्रवर्तन गुरुदेव सिंह ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 20 वाहनों के चालान किए गए और 11 ऑटो ई रिक्शा सीज कर दिए गए। दरअसल प्रशासन ने पहले ही सभी वाहन मालिकों को वर्दी, आईडी कार्ड और सत्यापन दस्तावेज रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब भी कई लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और इस वजह से सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की चेतावनी है कि बिना सत्यापन, आईडी और वर्दी के वाहन चलाने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें खासकर ऑटो वाहन और ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 20 से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं और 11 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा सम्मिलित हैं। इन पर परमिट शर्तों का उल्लंघन, लाइसेंस, फिटनेस प्रस्तुत न करना और निर्धारित जो यूनिफॉर्म है वो ना पहनना, इस पर इन अभियोगों में कार्रवाई की जा रही है। जो पंजीकरण की जो जितने पर कार्रवाई की गई थी, जो रजिस्ट्रेशन कराए गए थे, उसमें कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके और कितने रह गए हैं? अभी लगभग जो है 1800 के करीब जो है ई रिक्शा का सत्यापन हुआ है और इतने लगभग अभी और शेष है। इस चेकिंग में ये भी पूछा जा रहा है सवारियों से कि वो निर्धारित किराया ले रहे हैं या नहीं। अगर निर्धारित किराए से ज़्यादा ले रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा एक SOP जारी की गई थी, जिसमें जितने भी हमारे ऑटो हैं, ई रिक्शा हैं, 3 व्हीलर्स हैं, इनके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और उसमें ये तय किया गया था कि इनको एक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें वाहन चालक के साथ साथ वाहन मालिक का और सभी को एक खाकी यूनिफॉर्म अनिवार्य की गई थी। जितने भी इनके संगठन हैं, इनके साथ बातचीत की गई, एक समय निर्धारित किया गया था और सत्यापन के लिए विभिन्न कैंप भी लगाए गए थे। अभी हमने 3 दिन का एक स्पेशल कैंप ई रिक्शा के लिए लगाया था, जो लोग छूट गए थे, और उसके बाद करीब 199 लोगों ने अपना सत्यापन कराया है। उसके बाद से तुरंत हम लोगों ने ये प्रवर्तन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की है। बीच बीच में हम लोग ये कार्रवाई करते रहते हैं। जिसके द्वारा भी सत्यापन नहीं कराया गया है या निर्धारित यूनिफॉर्म धारण करते हुए वो लोग अपना वाहन नहीं चला रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है, उनके ऑटो सीज किए जा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।